नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा का आम चुनाव यानी 2025 में होना है और उससे पहले जो 2024 का शीतकालीन सत्र था वो बीते 29 नवंबर को संपन्न हो गया। और इस बार के शीतकालीन सत्र में बड़ी बात यह रही कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे। हालांकि आखिरी दिन वो फिर नदारद दिखे, लेकिन उसके अलावा 4 दिन वो उपस्थित रहे। लेकिन इन सब के बीच में शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, जिसमें से एक मुद्दा ये भी रहा कि जो बागी विधायक INDIA गठबंधन के हैं वो आखिरकार सत्ता पक्ष की तरफ जाकर क्यों बैठ रहे हैं, अध्यक्ष उनकी सदस्यता क्यों रद्द नहीं करा रहे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सदन में अजीबोगरीब हरकत करते नजर आए। जब मंत्री अशोक चौधरी किसी सवाल पर जवाब दे रहे थे विधानसभा के अंदर, उस दौरान नीतीश कुमार उनका ब्रेसलेट पकड़कर देख रहे थे कि आखिरकार कैसा है, या दिखा रहे थे। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब नीतीश कुमार अशोक चौधरी का ब्रेसलेट पकड़े हुए हैं। सदन के अंदर की बात है। वहीं बिहार की सियासत को इन दिनों आनंद मोहन और चिराग पासवान ने गरमा दिया है। आनंद मोहन ने NDA में होने पर और पासवानों के नेता होने पर चिराग पासवान पर सवाल उठाया। जवाब में चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ कहा। नतीजा अब यहां तक पहुंच गया कि शिवहर में बीते दिन चिराग पासवान और आनंद मोहन के समर्थक आमने सामने हो गए। कुछ दिन पहले की घटना है जब बेलागंज में चिराग पासवान के समर्थकों को RJD समर्थकों का जो ताव था वो झेलना पड़ा था, और अब शिवहर में भी सब कुछ देखने को मिला है। तो वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हमारे साथ है। सबसे पहले चर्चा करेंगे नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के सदन में अजीबोगरीब हरकत, और नीतीश कुमार तो अब यात्रा पर भी जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस तरह की हरकतें अब चौंकाती नहीं है। वो अब एक तरह से उनके स्वभाव का हिस्सा मान करके लोगों ने, बिहार के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार के स्वभाव का हिस्सा, जरूरी हिस्सा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी अब उसको स्वभाव का हिस्सा मान लिया है, क्योंकि उनके साथ भी 3-4 बार नीतीश कुमार की ऐसी घटनाएं हुई कि जब वो असमंजस में पड़ जाते हैं प्रधानमंत्री की क्या करें। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था बिहार के किसी सभा का, जिसमें नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं प्रधानमंत्री के और उनकी उंगली पकड़ के ऐसे ऐसे करके क्या देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मुस्कुराने लगे। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। और उसी क्रम में वो विधानसभा में कल उनका वीडियो वायरल हुआ कि किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं अशोक चौधरी, जो उनके पीछे की सीट पर बैठे हैं, और वो खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उनका ब्रेसलेट ऐसे ऐसे पकड़ के छू के देख रहे हैं कि क्या है, तो वो वीडियो वायरल हो गया। तो ऐसी हरकतें अब वो आम हो गई हैं, वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसका इलाज भी चल रहा है, मगर उसका पहले से कुछ कम ऐसी हरकतें हुई हैं। पहले तो मीडिया से बात करते हुए भी कुछ अजीबोगरीब हरकत कर दिया करते थे, मगर अब वो सब कंट्रोल हुआ है। और इसीलिए उनके सार्वजनिक कार्यक्रम भी कम कर दिए गए हैं, या मीडिया से उनको अब दूर रखा जाता है। आज बड़े दिनों बाद मीडिया से उन्होंने बात की। हाँ, तो पहले तो जब भी बाहर निकलते थे अपने आवास से तो मीडिया को बाइट देते ही थे, पत्रकारों से बात करते ही थे, मगर अब इस पर थोड़ी बंदिश लगाई गई है कि ऐसा ना कि कुछ फिर ऐसी हरकत कर दें। तो ये छवि इससे बिगड़ती है। और नीतीश कुमार एक अनुभवी और अच्छी छवि वाले राजनेता रहे हैं, और उनका शासन सराहनीय रहा है। बिहार में उसकी तारीफ होती रही है कि जंगल राज से उन्होंने बिहार को बाहर निकाला। मगर अभी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उससे जो उनकी पहले की जो छवि बनी हुई है उस छवि पर चोट पहुंच रही है। तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है, ये तो पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। रवि रंजन जी को भी इसमें जोड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की अब दिमागी हालत जो है वो इस तरह के स्वभाव के लिए जिम्मेदार बन गई है? हाँ, देखिए, वो मानसिक तौर पर उस तरह से माने उतना फिट नहीं है। एक तो हाँ, बिल्कुल वो फिट नहीं है। उनकी तबीयत ज़रूर कुछ ना कुछ
कुछ गड़बड़ चल रही है। जो हरकतें आप देख लें, ऐसे अशोक चौधरी को लेकर वो 3 बार, चौथी बार ये हुआ है। अशोक चौधरी को एक बार विजय सिन्हा के साथ माथा टीका दोनों का लड़ाने लगे, प्रेस के लोग जब बात करते। उसके पहले एक प्रेस रिपोर्टर कैमरामैन के साथ उन्होंने तिलक लगाया था और अशोक चौधरी का टीका उससे लगाया। अशोक चौधरी के पिता की श्रद्धांजलि सभा में वही फूल उठाकर अशोक चौधरी पर उन्होंने छिड़क दिया। और अशोक चौधरी से मुझे बहुत प्यार है, ये उन्होंने कहा कि उनको गले लगा लिया और इनसे मुझे बहुत प्यार है, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने कहा। अब कल उनका ब्रेसलेट देखकर वो खुश हो रहे थे, उसको छू रहे थे। लेकिन देखिए, बीच में अशोक चौधरी से कुछ रिश्ता गड़बड़ हुआ ऐसा लग रहा था। जब जहानाबाद में भूमिहारों के वोट पर अशोक चौधरी ने कुछ बातें कह दी और जदयू में एक बड़ी हलचल हो गई उसको लेकर, तो उसके बाद लगा कि दोनों नेताओं में कुछ खटास आ गई है। हो सकता है नीतीश कुमार उसको वो भरपाई कर रहे हों, वो ये बताना चाहते हो, क्योंकि वो जब कुछ संकेत देते हैं, जैसे एनडीए में जिस मंच पर भी वो जा रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि पहले मुझसे गलती हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर इस मानसिक स्थिति में भी पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो हम कैसे कहें कि उनका दिमागी माने संतुलन ठीक नहीं है। वो ऐसी चालें चलते हैं कि देश को, आप देखिए वक्फ बोर्ड कानून को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार जानती है कि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं हो सकते, चंद्रबाबू नहीं हो सकते। तो नीतीश कुमार चालें बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं और अचानक चिराग पासवान की पार्टी में पहुंच गए, वहाँ पर कार्यालय में पहुंच गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं कि जो सबको चौंकाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं कि लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का पैर छू लेना बार बार, तो ये बातें हैं। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने पर भी सबसे मंजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर आज भी बने हुए हैं। ये बहुत लोग सवाल करता है कि नीतीश कुमार जानबूझकर कर रहे हैं या वैसा बन गए हैं, या मतलब सोची समझी रणनीति है। बहुत लोग कहते हैं कि चर्चा में रहने के लिए भी नीतीश कुमार को मालूम है कि बिना बोले क्या क्या करना होता है। देखिए, वो एक अबुझ पहेली बन गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ना लोग समझ रहे हैं, ना उनकी पार्टी के लोग समझ रहे हैं। अब वो खुद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये कौन जाने। मगर कुछ तो अजीबोगरीब हरकतें वो कर रहे हैं जो देखने में अजीब लगती हैं। और तो सोचा जाए कि एक मुख्यमंत्री वैसा नहीं कर सकता। हाँ, एक मुख्यमंत्री के लिए क्या, आम आदमी के लिए भी ऐसी हरकतें शोभनीय नहीं है। अब जिस प्रकार से वो अशोक चौधरी के गले लग गए पत्रकारों के सामने, जैसे प्रेमी प्रेमिका आपस में गले मिलते हैं, उस अंदाज में एकदम गले लग गए। वो बेचारे अशोक चौधरी सकुचाए हुए थे, मगर कह क्या सकते हैं। मगर ये जरूर है कि इन दिनों थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं अशोक चौधरी। पहले जैसे एकदम उनके साथ दिखते थे, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये दाएं बाएं दोनों रहते थे, और एक और संजय झा भी रहते थे। तो संजय झा तो खैर अब दिल्ली चले गए, तो इसलिए कम दिखते हैं, मगर अशोक चौधरी अब कम दिख रहे हैं। वो भी अब ये ब्रेसलेट वाली कहानी के बाद कहीं नजदीक आए, संभव है, हो सकता है, या नीतीश कुमार का इशारा हो, या ये कहना चाहते हो कि हम दूर नहीं हैं, हम आपके पास ही हैं, आपके साथ हैं। कुमार ने ब्रेसलेट पकड़ने के बाद मतलब प्रेस वालों की तरफ ही देखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इस तरह की बातें वो करते हैं। जीतन राम मांझी को भयंकर रूप से जो डांट पिलाई, तो उस समय भी प्रेस को देख रहे थे। उनको ये है कि ये बातें जानी चाहिए प्रेस में, और जब ब्रेसलेट छू रहे थे तब भी उन्होंने प्रेस को देखा, और कई बार ऐसा हुआ कि वो ऊपर आजकल देख रहे हैं। तो वो शायद ये कहना चाहते हैं कि ये बातें प्रेस में जानी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल। अब वो ग्रीन सिग्नल होता है, मीडिया की ओर जब देखते हैं वो, तो वो ग्रीन सिग्नल होता है कि इसको लिया जाए, हाँ चलाइए इसको। अब तो यात्रा पे निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा। कहा जाता है नीतीश कुमार की वोटर हैं महिलाएं, और उसको लेके भी सशंकित हैं लोग। अच्छा, पार्टी के लोग, भाजपा में भी आशंकाएं हैं कि मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच सभा करेंगे, जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे, पता नहीं वहाँ क्या कर दें, कैसी हरकत कर बैठे। डर नहीं, चिंता है, दिमागी हालत को लेकर जदयू के अंदर भी चिंता है और भाजपा के अंदर भी चिंता है। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है कि कब कहाँ क्या कर बैठे वो। तो इसलिए अब ये किया जा रहा है कि कैसे इनको रखा जाए कि कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, अशोभनीय स्थिति ना पैदा हो,
क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के अंदर एक बार उन्होंने प्रजनन दर में कमी का जो तर्क जिस तरह से पेश किया था वो बड़ा शर्मनाक था और पूरे देश में बिहार की बड़ी किरकिरी हुई थी। और नीतीश कुमार की तो जो होनी थी हुई ही, उसके अलावा बिहार की भी किरकिरी हुई थी। और जो महिला सदस्य सदन में बैठी हुई सब ने अपना सर झुका लिया था। तो कहीं वैसी घटना फिर कुछ न कर दें वो, तो इसलिए चिंता है। मगर उनके शुभचिंतक भी हैं, उनके साथ हैं। विजय चौधरी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो अब कैसे उनको नियंत्रित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसकी रूपरेखा भी बन रही है कि कौन लोग उनके साथ जाएंगे और किस हद तक उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। ये सब चीज़ें तय हो रही हैं और उसी आधार पर फिर उनकी यात्रा की तिथि जारी होगी, तब वो जाएंगे। अच्छा, इस बार जो शीतकालीन सत्र चला उसमें एक दिन तो गजब का हल्ला हुआ जब तमाम जो आरजेडी और कांग्रेस के जो विधायक थे वो नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ बढ़ गए, क्योंकि जो बागी विधायक हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठ रहे थे, जहां उनका सीट है वहां नहीं बैठ रहे थे। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा गया कि चेतन आनंद निर्दलीय विधायक के बगल में बैठे। अब कहा जा रहा है कि नई सीट अध्यक्ष की तरफ से उन्हें अलॉट कर दी गई है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष पर यह सवाल उस दिन उठा था और भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो बढ़ गए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ। और ये एक अनुशासनिक कार्रवाई माने विधानसभा अध्यक्ष ने तो बहुत ज़ोर से कहा कि इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, हटिए वहाँ से। और तुरंत मार्शल को बुला कर और उनको हटवा दिया वहाँ से, बाहर निकलवा दिया। तो एक बड़ा एक्शन विधानसभा अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई की थी। लेकिन तभी उन पर भी ये सवाल उठ गया कि भाई 6 महीना पहले से एक आवेदन आपके पास पड़ा हुआ है कि वो पार्टी कह रही है कि हमारे विधायकों पर दल बदल कानून के तहत आप कार्रवाई करें और उनकी सदस्यता ख़त्म करें, या जो आपको कार्रवाई करना है वो करें। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब वो यहाँ बैठे हैं, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना अगर अनुशासनहीनता है तो अपनी सीट पर नहीं बैठना ये भी अनुशासन है। एक नियम है, उस सबके लिए सीट बना हुआ है। तो विधानसभा अध्यक्ष सब कुछ देखते हुए चुपचाप हैं। इसी का विरोध आरजेडी ने किया। और कल एक नियमन उन्होंने उनसे ये कहा जा रहा था कि आप बताइए कि ये लोग कहाँ बैठेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया कि ये सामने वाली कुर्सी जो अमूमन निर्दलीय के लिए होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष के ठीक सामने वाली जो कुर्सियां हैं उस पर ये 5 विधायक बैठेंगे। लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो लोगों की शंका इस पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये आलोक मेहता ने सबसे पहले ये सवाल उठाया जिस दिन ये हंगामा हुआ। तो लेकिन आलोक मेहता ने ये नहीं कहा कि इन पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। वो कह रहे थे कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं, उनको अपने जगह पर बैठने बोलिए। तो इतनी गंभीरता और इतनी माने ज़रूरी उसको इस समस्या को वो भी नहीं समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यही करते हैं और होते आया है, ये परिपाटी है। कई विधानसभाओं में ये परिपाटी है कि विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर ऐसे मामलों को लटकाते हैं। तो इन्होंने भी लटकाया। ये अच्छी बात हुई कि इन्होंने एक बता दिया कि निर्दलीय की जो सीट है उसमें बैठी। ये बड़ा सवाल है कि जो अध्यक्ष ने नई सीट अलॉट की, क्या वो सही है? क्योंकि वो निर्दलीय विधायक तो हैं नहीं, वो किसी पार्टी से जीतकर विधायक आए, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे आरजेडी को, लेकिन आप उन्हें एक ऐसा सीट दे रहे हैं जो किसी और के लिए अलॉट होती है। आपको ये सही लगता है अध्यक्ष का फैसला? नहीं, ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि वो निर्दलीय तो कतई नहीं है। वो राजद के चुने हुए विधायक हैं और राजद छोड़ के वो जदयू में और कुछ भाजपा में शामिल हो गए हैं। सदस्यता किसी ने नहीं ली है पार्टी की अब तक। बिल्कुल सदस्यता नहीं लिया, सदस्यता ले भी नहीं सकते हैं, सदस्यता ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि पेंच फंसा हुआ है वहाँ, दल बदल कानून का पेंच फंसा हुआ है। तो जब हल्ला हंगामा हुआ तो उनको निर्दलीय वाली सीट पर बैठा दिया गया। उसमें होता ये है कि पार्टी का कोई विधायक अगर विद्रोह करता है तो वो ये कहता है कि हमको खुद को असंबद्ध घोषित कर दिया जाए। असंबद्ध यानी मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो ऐसे लोगों को सीट दी जाती है। तो उन विधायकों ने असंबद्ध घोषित करने का कोई आवेदन दिया हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, राजद ने जरूर ये आवेदन दिया है अध्यक्ष को कि इन्होंने दल बदल किया है, इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत समाप्त की जाए। मगर सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो दल बदल कानून है वो सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली बनी हुई है और अध्यक्ष को इसमें असीमित अधिकार है। जैसे
कोर्ट के न्यायाधीशों को असीमित अधिकार है कि किसी केस को वो चाहे कितने समय तक पेंडिंग रख सकते हैं, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। उसी तरह अध्यक्ष को भी असीमित अधिकार है कि किसी भी आवेदन को वो कब तक पेंडिंग रख सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि किसी भी विधेयक को चाहें तो आज मतलब अपने टेन्योर तक पेंडिंग रख सकते हैं। हाँ, वीटो इसको कह सकते हैं, वीटो दबा के रख सकते हैं, उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे कानून का कोई महत्व नहीं है, खिलवाड़ हो लेकिन गया हम है। लोग कई बार देखते हैं कि कोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को हिदायत दे चुका है कि इस तारीख तक, इससे पहले फ्लोर टेस्ट करवाइए। कई बार ऐसा हुआ है, तो क्या इस मामले में भी वो क्या नहीं दे सकता है? हाँ, वो फ्लोर टेस्ट का हो सकता है जब सरकार का बहुमत संकट में हो और सरकार माना जा रहा हो कि सरकार के पास बहुमत नहीं, तब और सरकार कतरा रही हो बहुमत साबित करने से, तब अदालतें ये आदेश देती हैं कि आप बहुमत साबित कीजिए इस तारीख तक को, या गवर्नर भी आदेश देते हैं। मगर इस मामले में कोई आदेश नहीं देते हैं। जब आदेश अध्यक्ष का हो जाएगा पक्ष में या विपक्ष में, उसके बाद ही आप कोर्ट में जा सकते तो हैं। उस फैसले पर आप अपील कर बिल्कुल। सकते हैं। और अब तो उस पर आदेश का कोई मतलब नहीं है। अब 8 महीना 9 महीना बचा हुआ है सदन, अब एक सेशन और होगा बीच में गर्मी में, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। झारखंड में बगल पड़ोसी प्रदेश जो है, बाबूलाल मरांडी का केस था, तो जब तक वो सदन रहा केस दबाए रखा गया, उस पर कोई फैसला नहीं लिया। और वो भाजपा में उनकी पार्टी का विलय हो गया था, उनको भाजपा ने विपक्ष का नेता घोषित किया था अपनी ओर से, मगर सदन की ओर से मान्यता नहीं दी गई, अध्यक्ष ने उनको मान्यता नहीं दी विपक्ष के नेता के रूप में। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में शिवसेना का जब विभाजन हुआ तो उसमें भी ऐसे ही हुआ, कोर्ट में मामला गया मगर कुछ नतीजा नहीं निकला। हर जगह सत्ता पक्ष ऐसे ही इस कानून का दुरुपयोग कर रहा है। तो इसमें अब सुधार की ज़रूरत है, और सुधार करके एक समय सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए कि अध्यक्ष को इतने दिन के अंदर इस पर आदेश देना है। 30 दिन 60 दिन ऐसा कुछ करके उसमें जीत कर आते हैं, खासकर चेतन आनंद की बात करें, नीलम देवी की बात करें, तो कहते हैं कि हम खड़े हो गए तो चुनाव जीत गए, हम तो हार ही नहीं सकते। तो फिर नैतिकता के दम पर तो इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में कूद ही जाना चाहिए। बिल्कुल कूद जाना चाहिए, मगर उतनी हिम्मत कहाँ है। ये हिम्मत सिर्फ है उपेंद्र कुशवाहा में। बीमा भारती ने भी इस्तीफा दिया, तो वो तो लड़ने के लिए इस्तीफा दिया वहाँ से लोकसभा लड़ने के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा जब भी दल बदलते हैं वो सदन की सदस्यता छोड़ देते हैं। बीमा भारती ने भी दिया। तो ये उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है, मगर बाकी के विधायकों में या सांसदों में इतना नैतिक बल नहीं होता। शरद यादव जैसे दिग्गज नेता जिनको बड़ा समाजवादी तबके में बड़ा सम्मान है, उन्होंने पार्टी बदल ली और इस्तीफा नहीं दिया, और उसके लिए क्या क्या नहीं किया, कोर्ट तक चले गए जब उनको बर्खास्त किया गया। तो ये सत्ता का लोभ जो है वो इतना हावी रहता है, और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। आप देखते हैं कि मंत्री से हट गए मगर बंगले के लिए वो कोर्ट मुकदमा तक चले जाते हैं, लोग केस लड़ने लगते हैं। तो ये बहुत निकृष्ट तबके की राजनीति है, निकृष्ट तरीके की राजनीति है, और इससे लोकतंत्र की मर्यादा का हनन होता है और निर्वाचक मंडल का अपमान होता है। जिस मतदाताओं ने आपको वोट दिया है उसकी राय के विपरीत आप दूसरे दल में चले जा रहे हैं, तो ये तो मतदाताओं का अपमान है, और मतदाताओं को इसका हिसाब करना चाहिए अगले चुनाव में। बिल्कुल। तो देखिए, इस पर तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत को इन दिनों गरमाए दो नेता ने। एक पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। अब एक जिस तरीके से आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाए, पूछा कि आप एनडीए में हैं तो इमामगंज क्यों नहीं गए, क्या सचमुच आप पासवानों के नेता हैं। उधर पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान पर सवाल उठा दिया और कहा कि जब आप पासवानों के नेता हैं तो जनसुराज के कैंडिडेट को 37,000 वोट कैसे मिल गया। कुछ दिन पहले सुरेंद्र यादव के इलाके में, अब तो उनका इलाका नहीं रहा, बेलागंज, वहां पर चिराग पासवान के समर्थक गाना बजा रहे थे उनके पक्ष में, तो आरजेडी के समर्थकों के तरफ से हाथापाई हो गई। और अब कल कहा जा रहा है कि आनंद मोहन और चिराग के समर्थकों में शिवहर में हाथापाई हो गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आनंद मोहन और चिराग की लड़ाई, फायदा और नुकसान किसको होगा इससे? देखिए, चिराग पासवान को पासवानों का नेता है कि नहीं, ये सवाल ऐसे लोग उठा रहे हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। अच्छा। एक ज़माने में आनंद मोहन का था जब बिहार पीपुल्स पार्टी उन्होंने बनाया था, और
राजपूतों के नेता बन गए थे, लेकिन अब उनकी कोई वो नहीं है, अब नहीं आपको लगता कुछ है भी कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। और ठीक से तो उनके माने चेतन आनंद ने कहा कि हम लोग जिंदा कौम के हैं, तो वो तो आरजेडी के विधायक हैं, बिल्कुल। अभी तक तो वो जदयू में भी नहीं गए हैं, तो किस हैसियत से पूछ रहे हैं कि आप हैं कि नेता नहीं है। पशुपति पारस भी पूछ रहे हैं कि पासवानों के नेता आप नहीं हैं, तो मैंने आप हैं, अगर आप होते तो पासवान आप ही को वोट देते, तो वो भी नहीं है। तो ये ऐसे लोग हैं जो चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं में खास तौर पर आप देखेंगे कि केवल पासवान नहीं, हर जाति और हर धर्म के लोग जो है चिराग पासवान के पक्ष में मत कर रहे हैं। आप देखिए वो वहाँ पर एक सीट मिला झारखंड में, वहाँ जीत गए वो, वहाँ नागालैंड में वो 2 सीट जीत गए, 5 सांसद यहाँ पर वो उनके जीत गए, और वो बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे लोग, अब देखिए अब वो कह रहे हैं हम जिंदा कौम के लोग नहीं हैं, तो भाई चुनाव में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपको मत लेना है कि नहीं लेना है कि राजपूतों के वोट से ही खाली आप जीत जाएंगे? कोई कहीं ऐसा होता है क्या? तो पासवानों का मत अगर उनके पास नहीं होता तो नीतीश कुमार अचानक उनके दफ्तर में क्यों पहुंचते? वहाँ पर जो उनके पिता के उस कार्यक्रम में वो गए। तो नीतीश कुमार जो नेता हैं एनडीए के बिहार में, वो तो चिराग पासवान को तरजीह दे रहे हैं, और भी बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया गया, वो लोग भी उनको तरजीह दे रहे हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन गए, संतोष सुमन भी गए। हाँ, जब आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के का सहयोग आपने नहीं किया, लेकिन वो खुद गए उनके साथ, तो वो समझ रहे हैं कि चिराग पासवान एक उभरते हुए बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। और ये जो ईर्ष्या है, या ये हो सकता है कि इस आदमी पर कुछ बोलें तो हमको भी कुछ माइलेज मिल जाए, चर्चा में हम आ जाएं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि आनंद मोहन इस तरह के बड़बोलेपन की आदत उनको है, वो शुरू से ये रही है वो आदत, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। आजकल चर्चा में नहीं, हाँ, आजकल बहुत दिनों से चर्चा में नहीं थे, तो बोल दिया तो चर्चा में है, तो इस तरह का फिर वो कुछ तलाश लेंगे, कुछ बोल देंगे, चर्चा में आ जाएंगे। चिराग पासवान मान्य नेता हैं पासवानों के। ये सवाल, अगर 37,000 वोट मिल गया, कब मिला? जब चिराग पासवान वहाँ नहीं गए। अगर गए होते तो फिर तो मामला बदल जाता। तो इसका माने कि वो पासवानों के नेता हैं, तो ये तो कहने का तो आरजेडी में जब चेतन आनंद थे, हैं भले अभी विधायक, लेकिन पाला बदला है उन्होंने, तब मनोज झा पर जो ठाकुर का कुआं वाला मुद्दा गरमा दिया था आनंद मोहन ने, और उस समय मनोज झा पर खूब तीखे बयान दे रहे थे। अब एनडीए में आ गए हैं, उनकी पत्नी तो जेडीयू की सांसद हैं, तो अब चिराग पासवान को टारगेट कर लिया। मतलब सवाल ये है कि इससे फायदा क्या आनंद मोहन को या उनके परिवार की में जो राजनीति है उसको कुछ होगा? आनंद मोहन देखिए टकराव की राजनीति ही करते हैं, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं, और वो आगा पीछा बहुत नहीं सोचते, जो मन में आता है, दिल में आता है, वो बेलाग बोल देते हैं। तो ये मन में आया होगा, उन्होंने बेलाग कह दी अपनी बात, अब उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लाभ होगा, हानि होगा, ये वो नहीं सोचते, तो उन्होंने बोल दिया। कई बार राजनेता ऐसे ही बयान दे देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और चिराग पासवान ने भी कभी नहीं दावा किया कि हम पासवानों के नेता हैं, ना रामविलास जी ने कभी दावा किया कि हम पासवानों के नेता हैं। वो तो अपने को पूरे समाज का नेता मानते हैं, और रामविलास जी भी मानते रहे और चिराग पासवान भी मानते हैं। और कोई भी राजनेता जिसको सार्वजनिक जीवन में रहना है, राजनीति करनी है, वो किसी जाति का नेता अपने को खुद को घोषित नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक ही नेता घोषित कर सकता है, जो वो ओवैसी साहब हैं हैदराबाद के, जो मुसलमानों के, तो वो भी किसी जाति के, मुस्लिम के किसी जाति के नेता नहीं घोषित करते हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय के नेता वो स्वयंभू नेता अपने को घोषित करते हैं। तो ये चिराग पासवान की पार्टी में तो सभी वर्ग और धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं उनके साथ, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब लोग हैं उनके साथ। तो और उनकी पहचान, ठीक कहा रवि रंजन जी ने कि उनकी पहचान एक उभरते हुए नेता की बन रही है, और भविष्य उनके साथ है, उनके पक्ष में दिख रहा है अभी तक। और इसके वजह से कई राजनीतिक दलों में, कई नेताओं में असंतोष और एक ये कुंठा हो जाती है, तो वो तरह तरह से प्रस्फुटित होती रहती है। उसी का परिणाम है कि उनको लंगड़ी मारो, ब्रेक लगाओ, कुछ ऐसा करो जिसमें उलझ कर रह जाएं। मगर इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं चिराग पासवान भी,
वो भी बहुत संभल के और अच्छे तरीके से जवाब देते हैं जब उसका। सब कुछ खत्म हो गया था फिर उठ गए। तब उठ गए, जीरो से वो हीरो बन गए, और उनके चाचा जी हीरो से जीरो बन गए। तो ये चाचा भी सवाल उठा। हाँ, अभी किस्मत उनके साथ है। वो चाचा जो जीरो बन चुके हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। जितेंद्र तो पासवान को इतना वोट कहाँ से अपनी हैसियत दिखलाने के लिए भी राजनीति में लोग बयान देते हैं या सवाल पूछते हैं या कुछ करते लेकिन रहते जैसे हैं। कहा जाता है कि संख्या बल को भी अगर हम गौर से देखें तो राजपूतों की संख्या से ज़्यादा ही पासवानों की संख्या लगभग डबल के बराबर है। तो इस तरीके के बयान से, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, चेतन आनंद को तो फिर लड़ना है, अब आरजेडी से ना लड़के जेडीयू से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे फिर जाएंगे तो पासवानों की समझ किस मुंह से जाएंगे? नहीं तो वो तो मानते हैं कि हम अगड़ों के नेता हैं, तो केवल अगड़ों का वोट चाहिए उनको। तो अगड़ों के वोट, पिछड़ा का वोट तो उसके लिए जदयू है ही, उसके लिए नीतीश जी हैं, उसके लिए बीजेपी है। चिराग से लड़ जाइएगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, राजनीतिक दलों की व्यवस्था ये है कि अलग अलग जातियों के छत्रपों को, मजबूत नेताओं को अपने साथ जोड़े रखिए, ताकि हर जाति समुदाय का वोट पार्टी को मिल सके। तो मतलब पासवानों का वोट उनको नहीं चाहिए? चाहिए तो उसके लिए हैं, नीतीश जी हैं, बीजेपी है, वो लोग दिलवाएंगे पासवान के वोट, और पासवान से लड़ करके वो अगड़ों के नेता बन जाएंगे। चिराग नहीं गए इमामगंज तो 37,000 जितेंद्र पासवान को वोट मिल गया, अब फिर नहीं जाएंगे तो फिर शिवहर में कहीं फिर नुकसान ना हो जाए। नहीं, वो देखिए, वोट मिल जाना या वोट छीन जाना वो अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बड़े से बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं और एकदम अचानक कोई, अब शिबू सोरेन को वहाँ एक पीटर हरा दिए उपचुनाव में, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, तब वो उपचुनाव हार गए। यूपी में एक बार मुख्यमंत्री उपचुनाव हार गए। तो ये अनहोनी होते रहती है। उसी तरह वहाँ भी कोई बहुत मजबूत नेता हैं, इसलिए 37,000 वोट आ गया और वो सब वोट पासवानों का ही है, ये भी नहीं माना जा सकता है। तो वहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा कम्बिनेशन बना होगा जिसके चलते उनको वोट आ गया। अच्छा, बेलागंज में चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी के, कहा जा रहा है कि आरजेडी के समर्थकों की झड़प हो गई, शिवहर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या चिराग के कार्यकर्ताओं में आजकल जोश ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ऐसा हालात? चिराग के कार्यकर्ताओं में जोश ज़्यादा है ये तो मैं नहीं जानता, मगर राजद में कुंठा जरूर आ गई है। अच्छा। और इसी कुंठा के वजह से वो बेला की घटना हुई। अब वो अपने घर में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, किसी का नारा लगा रहे हैं, उससे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, मगर वहाँ पिटाई हो गई और राजद इसी के लिए जानी जाती है। तो इसका घाटा भी पार्टी को उठाना पड़ता है, और ख़ास करके बेलागंज इसी के लिए जाना जाता रहा है, और यही वजह है कि वहाँ राजद को हार का मुख देखना पड़ा। मगर फिर भी कार्यकर्ता नहीं संभल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, सीखने को तैयार नहीं हैं। तो इसी तरह की पराजय मिलेगी और दूसरी जगहों पर भी पराजय मिलेगी। अगर आप जनता की नज़रों में अपनी इमेज ठीक नहीं बनाइएगा, सुधारिएगा नहीं, अगर लंठ की इमेज आपकी रहेगी तो ठीक है, आपके डर से मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, मगर मौका मिलते लोग आपसे बदला ले लेगा। तो वही हो रहा है। लेकिन शिवहर में आनंद मोहन के साथ समर्थकों की झड़प हो गई, हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर लिया, ज्यादा मामले ने तूल नहीं पकड़ा। तो वो तो अभी चूंकि दोनों के बीच हॉट टॉक चल रहा है, तो उसका असर वहाँ दिखा शिवहर में। तो 25 तक बना रहेगा, फिर 25 तक बना रहेगा। इतना लंबा नहीं चलता राजनीति में। तो आज लगेगा कि एक दूसरे का प्राण न लेंगे, या कल देखिए गला में बांह डाल के घूम रहे हैं, एक ही पार्टी में आ गए दोनों। तो ये राजनीति में ये खेल खूब होता है, और ये दिखावे का होता है। ये जो वाक्य युद्ध है या एकदम तू मैं होता है, ये दिखावे का होता है, ये अस्थाई भाव नहीं होता। राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं है। सत्ता को छोड़ करके राजनीति में सब कुछ अस्थाई है। सत्ता भी अस्थाई है, 5 साल में बदल जानी है। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और राजनीति इसी वजह से बदनाम भी है। तो यही स्थिति है। तो देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता है। तो बिहार की सियासत में इन दिनों जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।